गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता को करने दूर आ गए हैं अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ पारी खेलेंगे आज फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 ग्रुप 16 के कंपाउंड्स को लेकर। प्यारे बच्चों, ग्रुप स्टडी के अंदर आप जब भी पी ब्लॉक में किसी ग्रुप की स्टडी करते हैं और जैसे ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं या कंपाउंड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको कहा जनरली हम उस ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के 3 एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड की स्टडी करते हैं। पहला हाइड्रोजन के साथ, जिन्हें हाइड्राइड्स कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में आपको वो चीज पढ़ाई जा चुकी है। बचे कंपाउंड्स अब 2 एलिमेंट के साथ, कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड कंपाउंड विद हैलोजन। शुरुआत करते हैं कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एंड 16 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। हमेशा हमने जो शुरुआत की वो ग्रुप 15 के कंपाउंड्स को लेकर की और फिर हल्का सा रिवीजन के तौर पे उनको ग्रुप 16 के तौर पे पढ़ाया गया। पहले NH3, PH3, ASH3 इनके बारे में आपको बताया, उसके बाद H2O और H2S के बारे में आपको बताया। आज हम थोड़ा सा रिवर्स लेंगे। ऑक्सीजन के कंपाउंड ग्रुप 15 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन के कंपाउंड ग्रुप 16 के साथ हैं अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब जहां तक ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ ही देख लो पहले तो, जिसे आप डाइऑक्सीजन के नाम से पहचानते हैं। एक और कंपाउंड होता है जिसे आप ट्राइऑक्सीजन के नाम से पहचानते हैं। तो ऑक्सीजन के ही कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ 2 हैं, या ये कह लो ये दोनों उसके एलोट्रॉप्स हैं। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, पहला डाइऑक्सीजन और तीसरा ट्राइऑक्सीजन। इसे सिंपल ऑक्सीजन के नाम से आप पहचानते हैं और O3 को आप ओजोन के नाम से भी पहचानते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं बोर्ड सिलेबस के लिए डाइऑक्सीजन और ओजोन पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले माइनर स्टडी हम ओजोन की लेते हैं, राइट। ऑक्सीजन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन की स्टडी करते हैं। प्यारे बच्चों, ओजोन का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसे ट्राई ऑक्सीजन के नाम से भी पहचाना जाता है। सवाल आता है ओजोन कैसे बनती है। भाई हमने क्या करना होता है, 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल आप लेंगे, यू विल टेक 3 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। 3 मोल डाइऑक्सीजन के लिए उसमें से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें, हल्का सा करंट, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बहुत हल्का सा करंट उससे पास करें और 2 मोल कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 मोल कन्वर्ट हो जाते हैं डाइऑक्सीजन के, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ओजोन। सबसे पहले ओजोन कैसे बनता है, आपको ये रिएक्शन, आपको ये प्रिपरेशन आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन को लेकर ही होता है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन होता है ओजोन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है। जहां तक ओजोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं प्यारे बच्चों, O3 मतलब ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे पूछा जा सकता है भाई ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस प्रकार है। आप इसका आंसर सिंपल देने वाले हैं और सिंपल इस तरीके से आप इसका आंसर देने वाले हैं कि जब भी हम O3 को हीट करते हैं, जैसे ही आप इसको हीट करोगे सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा डाइऑक्सीजन में और रिलीज करेगा एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से भी पहचाना जाता है। क्लियर है? यानी कि O3 डिसोशिएट्स टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन एंड विद द रिलीज ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन।
और आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से पहचाना जाता है। ओजोन पर एक और क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी के अंदर। ये क्वेश्चन है, इसका हम हिंट आपको दे दे रहे हैं और ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, आप इसे बुक से कॉपी करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ओजोन को किस प्रकार हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। ओजोन को क्वांटिटेटिवली किस तरीके से मेजर करते हैं। इस वक्त तो आके आपके प्रैक्टिकल भी पूरे हो जाते हैं, तो बस क्वांटिटेटिवली अगर किसी चीज को मेजर करना होता है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जाती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन की जाती है। तो हिंट हम दे देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यहां पर रिडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन आपको लिखनी है, या आप कह सकते हो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से ओजोन को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है। बस अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, बुक के अंदर जो आपकी रिएक्शन दी हुई है उसको इस क्वेश्चन के नीचे आंसर आउट कर लेंगे। इस प्रकार जहां तक ऑक्सीजन की बात है, वो ऑक्सीजन जहां तक ओजोन की बात है, उसकी प्रिपरेशन एक ही छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करता है। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, लिख सकते हैं आप। सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए O3 का इंपैक्ट क्या होगा फेरस सल्फेट पर, आप सीधा कह दो FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा Fe, राइट, ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। क्लियर है, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सोडियम सल्फाइड पे Na2SO3 पे ओजोन का क्या इंपैक्ट होगा। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फाइड को SO3 को कन्वर्ट कर देगा SO4 में, SO3 को कन्वर्ट कर देगा SO4 में। Na2SO3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एटॉमिक ऑक्सीजन गेन कराइए, बनेगा Na2SO4। बढ़ते हैं आगे की तरफ। डाइऑक्सीजन को लेकर भी एक 11th क्लास में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको कराया जाता है, वो 12th क्लास के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, आप जानते हैं बच्चों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। एटॉमिक ऑक्सीजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके ऑक्साइड आयन बनाता है। अब जब ये ऑक्साइड आयन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन पूरे 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, नाउ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप होता है एटॉमिक ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी एटॉमिक ऑक्सीजन में या किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो उस दौरान न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी एटम रिलीज करता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से पहचाना जाता है। जब एटॉमिक ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराया जाता है तो उसकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी नेगेटिव होती है। क्लियर है, बड़ी अच्छी होती है, बड़ी नेगेटिव होती है और एनर्जी बाहर निकलती है -141 किलोजूल पर मोल। लेकिन साथ के साथ जब एटॉमिक ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जाता है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब इसमें O नेगेटिव में ऐड होता है, स्टेप नंबर 2। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, उस वक्त जो एनर्जी चेंज होता है उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से बच्चों पहचाना जाता है। अब अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की बजाय नेगेटिव के पॉजिटिव होती है। और कितना पॉजिटिव होती है, दैट इज 702 किलोजूल पर मोल। अब आपसे एनसीईआरटी का एक ये बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्यों होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रादर नेगेटिव के पॉजिटिव क्यों होती है। जस्टिफाई करिए अपने आंसर को, ये आपका क्वेश्चन होता है। इसका प्यारा सा और सीधा सीधा सा आंसर ये होता है,
जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं तो उस वक्त केवल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ना के बराबर होता है। अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है या जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां से होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। जबकि जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक नेगेटिवली चार्ज एटम में, नेगेटिवली चार्ज आयन में। अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। पहले वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे थे तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था न्यूट्रल एटम में, तो यहां सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। एटम है ऑक्सीजन का, सीधा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? जबकि सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले केस में प्यारे बच्चों क्या है, सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो न्यूट्रल एटम में नहीं, एक एनायन में ऐड होता है। अब यहां पर होगा रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज में होगा रिपल्शन, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बैठाना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पर बैठाना है, ऑक्सीजन को अगर गेन कराना है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, तो बजाय एनर्जी निकलने के इसे तो ऐड कराने के लिए और आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 702 किलो जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। आशा करता हूं ऑक्सीजन का ये क्वेश्चन भी बड़े प्यार से, अच्छे से, प्यार से आपका तैयार हो गया होगा। राइट? तो ऑक्सीजन के कंपाउंड, ऑक्सीजन के साथ जनरली तो इन दो कंपाउंड की ही स्टडी आपको करनी होती है। अब चलते हैं ऑक्सीजन के कंपाउंड रेस्ट एलिमेंट्स के साथ, और रेस्ट एलिमेंट में भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो सल्फर और सेलेनियम के कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ। आइए बच्चों स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन जो है, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ दो बड़े स्टेबल से कंपाउंड बनाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दो बड़े स्टेबल से कंपाउंड बनाता है। जहां पर पहले क्वेश्चन है, रिकॉर्ड करना है साथ के साथ, आपका सल्फर दो कंपाउंड, बड़े स्टेबल से कंपाउंड, मजबूत से कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनाता है। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सबसे पहला क्वेश्चन इनकी फॉर्मेशन पर ही बनता है। भाई कैसे बनते हैं? S8 आप लेंगे, यहां पर डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और जैसे डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे बनेंगे 8 मोल्स ऑफ SO2। अब इसको आप बैलेंस कर देंगे, यहां पर 8 मोल्स। क्लियर है? डायरेक्ट कंबशन से सल्फर का डायरेक्ट कंबशन करिए, सीधा SO2 गैस मिलती है। सवाल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब आपकी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल और आपको मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ SO3। इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यहां पर हीट निकलती है और ये स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, ये स्टेप एक्सोथर्मिक होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इनकी फॉर्मेशन पर ही बन जाता है, किस प्रकार आप सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ये इस पर पहला क्वेश्चन होता है। क्लियर है? तो सल्फर का अगर डायरेक्ट कंबशन करते हैं SO2 मिलता है और SO2 गैस का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। सल्फर की फॉर्मेशन, सल्फर डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके कुछ कंपाउंड्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बनती है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन को लेकर ही आता है। पहला क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन को लेकर ही बनता है। भाई सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है? प्यारे बच्चों, सेंटर एटम ये रहा सल्फर। ऑलराइट, अब सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, ये रहा 3s2, ये रहा 3s2 और ये रहा 3p, दिस इज 3p4। ये सबसे पहले आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन सल्फर इज 16। अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है तो आपने सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं
एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल है किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये तो उसकी रिएक्शन है, अब हम इसको डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। अगर बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करें तो यहां पर सेंटर एटम से दो एटम तो अटैच होते हैं, दो एटम अटैच होते हैं, आप जानते हैं दो एटम अटैच हैं, इसलिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे पहले इसका। नंबर ऑफ एटम्स अटैच 2, एक लॉन पेयर इस पे प्रेजेंट होता है, क्लियर है। 2 + 1 स्टेरिक नंबर होता है बच्चों इसका 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, क्लियर। स्टेरिक नंबर अगर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब डिटेल में सीखते हैं SO2 बनता कैसे है। ये IIT और नीट के लिए भी बड़ा प्यारा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब बच्चों ऑक्सीजन को सल्फर को 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, फिर आप यहां पर 2 ऑक्सीजन लिखें, फिर यहां पर आप 2 ऑक्सीजन लिखें। ऑक्सीजन का भी सेम सिनेरियो होता है, यहां 3s2 3p4 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन की होती है दैट इज 3s2, ऑक्सीजन की है बेटा 3s2 और यहां 2s2 एंड दिस इज 2p4। इसमें भाई एक सेल कम होता है बच्चों, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2 ऑक्सीजन जब सल्फर के पास आएंगे तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन को 4 बॉन्ड बनाने हैं सल्फर के साथ, 2 मिला के बनाएंगे 4। इसका मतलब सल्फर के पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। तो सल्फर क्या करता है, दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने से पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है। ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है 3p से 3d में, ये एक्साइट कर दिया। अब इसके पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एटम्स के कॉम्बिनेशन से पहले आपको याद होगा जो सेंटर एटम होता है, जो सेंटर एटम होता है वो पहले अपने ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है, हाइब्रिडाइज करता है। और क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ये अपने इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करेगा एंड विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सल्फर कुछ इस स्टेज में आपको यहां पर दिखने वाला है, इस स्टेज में आपको दिखने वाला है ऐसे, ये रहा सल्फर, ये इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए हाइब्रिडाइज्ड, ऐसे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए हाइब्रिडाइज्ड। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आप लोन पेयर दिखा दोगे ऐसे, एक ऑर्बिटल में आप ऐसे लोन पेयर दिखा दोगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, अब कॉम्बिनेशन शुरू होगा। पहले ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा, अब कॉम्बिनेशन शुरू होगा। सल्फर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से और यहां पर ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर है, आपस में ओवरलैप करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप करेगा और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। इसी प्रकार अब सल्फर अपने दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, क्लियर है। अब दूसरे ऑक्सीजन के एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब 11th क्लास में आपको बताया जाता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं सेंटर एटम के, वो बनाते हैं पाई बॉन्ड, वो बनाते हैं पाई बॉन्ड। अब ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये तो हाइब्रिडाइज्ड हुए, ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, यहां से एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल सल्फर का ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ
ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, बनाएगा पाई बॉन्ड। ये रहा सल्फर का अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये रहा ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी p में है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन p में है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी p में है। तो यहां से जब ये दो ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेंगे बनेगा पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को कहा जाएगा p पाई बॉन्ड। अब p पाई क्यों कहा जाता है बच्चों? p पाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ओवरलैप हुआ है वो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ हुआ है। सल्फर का भी p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, क्योंकि p से p में ओवरलैप हुआ है। ऐसे जो पाई बॉन्ड बनता है उसको p पाई बॉन्ड के नाम से पहचाना जाता है। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन। इस बार नोट करिए, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये d ऑर्बिटल में है, ये d ऑर्बिटल में है। अब सल्फर का अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, या ये जो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है जो ऑक्सीजन के पास है। d का ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप p ऑर्बिटल के साथ होगा। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, साइडवेज ओवरलैप होगा, बनेगा पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को कहा जाएगा d पाई p पाई बॉन्ड, d पाई p पाई बॉन्ड। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर होता है SO2 गैस का। अब स्ट्रक्चर ऑफ SO2 गैस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इजी वे में, एक सिस्टमैटिक वे में, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड बेहतरीन तरीके से कैसे बनता है आपके समझ में आ गया होगा। लेक्चर के बाद हमारा ये लेक्चर अवेलेबल रहेगा, एक बार और इसको अच्छे से सुनना, एक बार और अच्छे से सुनना, ताकि आपके दिमाग पे ये परमानेंटली बैठ जाए। प्यारे बच्चों, अब पहला पॉइंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लेकर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, दो तरफ पाई बॉन्ड है और एक तरफ लोन पेयर है, ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होता, मतलब उनका एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होता है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट। और आप जानते हैं जिन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता उनमें डायपोल बनता है, और ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। SO2 गैस के पोलर नेचर को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है SO2 गैस एक पोलर गैस क्यों है? स्ट्रक्चर बनाओ, बताओ। एंगुलर शेप होती है, और जिनकी एंगुलर शेप होती है, अनसिमेट्रिकल शेप होती है, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, और जिन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक पोलर गैस होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे, जरा ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनिएगा और उसे कॉपी में रिकॉर्ड करना। और क्वेश्चन बच्चों ये है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर दो पाई बॉन्ड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर दो पाई बॉन्ड बनते हैं। क्वेश्चन है आपसे, क्या दोनों पाई बॉन्ड सेम है या दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग हैं? तो आंसर आप अच्छे से जान ही चुके हैं। दोनों पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी अलग होती है और दोनों पाई बॉन्ड का नेचर भी अलग होता है। एक पाई बॉन्ड तो होता है p पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड होता है d p पाई बॉन्ड। तो दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग होते हैं। क्लियर है? दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग होते हैं। अब हम जानते हैं 11th क्लास में आपको बताया हुआ है, जो p पाई बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली कंपैरेटिवली d पाई से ज्यादा ओवरलैपिंग उसमें होती है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड में भी एक बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है SO2 गैस की, जहां तक हम बात करते हैं। आशा करते हैं बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं
नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। अब बारी है दूसरे कंपाउंड के बारे में कुछ बातें जानने की, और दूसरा कंपाउंड है सल्फर ट्राइऑक्साइड। आइए बच्चों सीखते हैं किस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। हमने आपको रिएक्शन तो पहले ही बता दी, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब बारी है इसको कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप एक सल्फर लेंगे, 3 ऑक्सीजन लेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे लिख देंगे जैसे SO2 में आपने लिखी है। सल्फर का नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4, ऐसे। क्लियर है? 3d यहां पर खाली पड़ा हुआ होता है क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। अब ये एक ऑक्सीजन 2s2 2p4, दूसरा ऑक्सीजन 2s2 2p4, तीसरा ऑक्सीजन 2s2 2p4, सल्फर, और ये रहे 3 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 ऑक्सीजन मिलके 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो सल्फर के पास 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ये क्या करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब हो गए 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्ड बनाने हैं 6, एक और इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करेगा, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाके सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन कोई भी सेंटर एटम से कंबाइन होने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को करता है हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर 3 एटम्स के साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम 3 है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम 3 प्लस लोन पेयर सल्फर पे होता है 0 यहां पर, तो आपके पास स्टेरिक नंबर 3 आ गया। अब आप जानते हैं स्टेरिक नंबर जिनका 3 होता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो बेटा यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ये इंटरमिक्स करेगा और बनाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, बनाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये रहा सल्फर, ये रहे 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसमें तीनों में है एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। अब सल्फर में ये रहा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और ये रहा तीसरे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। राइट? अब सल्फर बनाएगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, बनाएगा इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड। सल्फर का तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीसरे ऑक्सीजन का बारी बारी से एक एक ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा, इस ऑर्बिटल का ओवरलैप इससे होगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ये अनहाइब्रिडाइज्ड, और बनेगा यहां पर सिग्मा बॉन्ड। अब बचे 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, एक एक करके। एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और वो भी p ऑर्बिटल, इसके p ऑर्बिटल के साथ, पहले वाले ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, p से p में ओवरलैप होगा, p से p में ओवरलैप होगा, बनेगा पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलेंगे p पाई बॉन्ड, इसे बोलेंगे p पाई बॉन्ड। अब सल्फर का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वो है d ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बनाएगा दूसरा पाई बॉन्ड, लेकिन ये पाई बॉन्ड होगा d पाई p पाई बॉन्ड, ये होगा d पाई p पाई बॉन्ड। राइट? अब ये है तीसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल d का, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल d का। राइट? ओवरलैप करेगा तीसरे ऑक्सीजन के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जो p में है, d ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल के साथ और बनाएगा तीसरा पाई बॉन्ड, यहां पर d से
पी में ओवरलैप होगा, बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। इस प्रकार ये शेप होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जिसमें 2 पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है? लेकिन शेप सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि तीनों तरफ, तीनों साइड 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट होता है 0, और जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। यहां पर आपसे अब क्वेश्चन बन जाता है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपसे पहला पूछा जा सकता है, क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड में सारे पाई बॉन्ड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। 2 एक जैसे हैं, एक एक जैसा है। 2 कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड वीक है और 1 पाई बॉन्ड बाकी 2 की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। राइट? दूसरा क्वेश्चन बनता है, SO2 गैस इज ए पोलर गैस, क्योंकि वहां डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नॉन पोलर गैस होती है। कारण क्या होता है? डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि इसकी शेप सिमेट्रिकल होती है। आशा करते हैं अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की जहां तक बात, डाइऑक्साइड की जहां तक बात करते हैं, इस पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। आशा करूंगा अब तक के पढ़ाए हुए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत सारे टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल हाल होता है ऐसे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल को समझाना। आशा करता हूं बड़े सरल तरीके से, आसानी से आपके ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आपको करा दिए गए, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड पर कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में एक पॉइंट आप लर्न कर लीजिएगा, और लर्न ये कर लीजिएगा, SO2 गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बड़ी अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा? अब उल्टा बोलोगे, अगर कहीं पर फेरिक सल्फेट है तो उसे फेरस सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, उसे फेरस सल्फेट में रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम उल्टा करते हैं, फेरस को फेरिक में बदलते हैं। तो याद रखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में बदलेगा। आप चाहो तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शंस भी आप अच्छे से दिखा सकते हैं। क्लियर है? इनकी रिएक्शंस भी आप आपस में अच्छे से दिखा सकते हैं। यस, क्लियर? साथ के साथ अब आप ये भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्लोरीन की अगर हम बात करें, 17th ग्रुप में आपको बताया जाता है क्लोरीन वाटर या क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करते ही बनाता है 2 मोल HCl प्लस रिलीज होता है वहां से एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्लोरीन पानी के अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ब्लीचिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? और क्या प्रोडक्ट होता है देखिए, ये रहा Cl2, ये रहा H2O, रिएक्ट करेगा SO2 के साथ। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूरा सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2 प्लस H2O आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे यहां से H2SO4, बनाएंगे यहां से H2SO4 प्लस बाहर निकल जाएगा 2HCl। तो SO2 गैस की रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? किस प्रकार आप SO2 की रिएक्शन दिखाने वाले हैं, किसके साथ? क्लोरीन वाटर के साथ। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपसे अगर आपको रिएक्शन दिखानी पड़ जाए और रिएक्शन आपको यह दिखानी पड़ जाए कि भाई व्हाट इज द इंपैक्ट, अब ये नया क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इंपैक्ट फेरिक सल्फेट पर क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, रिएक्शन बैलेंस करके आप लिख दोगे। क्लियर है?
रिएक्शन बैलेंस करके आप इसको लिख दोगे वंश, रिएक्शन बैलेंस करके आप लिखोगे +2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्मिंग फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में कन्वर्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अपने आप को वाटर के साथ रिएक्ट करके बनवा लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर है। फेरिक सल्फेट को कन्वर्ट करेगा फेरस सल्फेट में, क्लोरीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। सल्फर डाइऑक्साइड पर अब कुछ और क्वेश्चंस इस प्रकार बन सकते हैं। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हमेशा याद रखेंगे, SO2 गैस एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 गैस एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब किस किस को रिड्यूस करता है? बड़े सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं फेरिक सल्फेट को लेकर। अब जैसे कि ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस करता है। अगर फेरिक सल्फेट पर डाल दिया जाए तो उसको फेरस सल्फेट में रिड्यूस करता है, फेरस सल्फेट में रिड्यूस करता है। अगर क्लोरीन वाटर पे डाल दिया जाए, क्लोरीन वाटर पे अगर डाल दिया जाए तो क्लोरीन वाटर पे हम जानते हैं रिएक्शन होती है 2HCl रिलीज करता है 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते ये रिड्यूस करता है, फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में रिड्यूस करता है और क्लोरीन वाटर को HCl गैस में रिड्यूस करता है। क्लियर है? आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ, क्वेश्चन साथ के साथ नोट करते रहें कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन फेरिक सल्फेट। तो आप इसकी फुल रिएक्शन आप लिखने वाले हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। यहां पर भैया सीधा लिखना है भाई, इंपैक्ट फेरिक सल्फेट प्लस SO2 गैस प्लस H2। फेरिक सल्फेट को पानी में मिलाना है और उससे SO2 गैस को पास कर देना है। तुरंत एकदम फेरिक सल्फेट रिड्यूस होगा फेरस सल्फेट में, साथ के साथ निकलेंगे 2 मोल्स ऑफ H2SO4, साथ के साथ बाहर जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है? तो आप देखिए यहां पर ये इंपैक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर एक्वस सॉल्यूशन से पास कर देते हैं फेरिक सल्फेट के, तो फेरिक सल्फेट को ये रिड्यूस करता है फेरस सल्फेट में। ये शॉर्टकट हो गए, ये शॉर्टकट हो गए और इस प्रकार आपने बच्चों क्वेश्चन का आंसर देना है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, बताओ भाई SO2 गैस को अगर क्लोरीन वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। आपस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इसकी रिएक्शन आप इस प्रकार डिटेल में लिखेंगे कि भाई क्लोरीन वाटर Cl2 प्लस H2O, इससे क्लोरीन वाटर से पास कर दिया SO2 गैस को, और जैसे ही हम इसको क्लोरीन वाटर से पास करते हैं, क्लोरीन वाटर से पास करते ही बनने वाला है 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस यहां से बनने वाला है H2SO4, बनने वाला है H2SO4। ये इंपैक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फेरिक सल्फेट पर और क्लोरीन वाटर पर। साथ के साथ बच्चों एडिशनल क्वेश्चन भी इस पर और भी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर बच्चों जो बन सकता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन होता है गिव द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ SO2। क्वेश्चन है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ SO2, आपको बताना है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस के हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट अभी के अभी आंसर लिखिए। SO2 गैस एक हार्मफुल गैस होती है और स्पेशली ये कॉज करती है इरिटेशन।
इट कॉजेज इरिटेशन, पहला पॉइंट लगा के लिखिए। आपको क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, SO2 गैस को पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। आप लिख सकते हैं पहला, इट कॉजेज इरिटेशन एंड स्पेशली टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ये इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। जैसे ही आप इनहेल करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, इट कॉजेज इरिटेशन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पहला, सबसे पहला इंपैक्ट इसका होगा, कॉजेज इरिटेशन, कॉजेज इरिटेशन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला, टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा इंपैक्ट लिखिएगा, सेकेंड इंपैक्ट लिखिएगा, SO2 गैस का सेकेंड इंपैक्ट कुछ इस प्रकार है। और दूसरा इंपैक्ट SO2 गैस का आप 9th और 10th क्लास से पढ़ते आते हो कि इट कॉजेज एसिड रेन। हमारे एनवायरमेंट में जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो एसिड रेन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं SO2 H2O में डिसॉल्व होती है और सल्फ्यूरस एसिड बनता है। आप चाहें तो यहां पर रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि भाई H2O को जैसे ही पानी से पास करते हैं या जैसे ही ये पानी में डिसॉल्व होती है, अब SO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऊपर से बूंदें आ रही हैं, बारिश आ रही है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फ्यूरस एसिड में, सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एसिड रेन प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार दो हार्मफुल इफेक्ट आपको SO2 के हर पल आपको पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड से बच्चों बनता है, लास्ट क्वेश्चन आपका कुछ ये बनता है, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज एज फॉलोज। जरा गौर फरमाएं। और लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू डिटेक्ट, हाउ विल यू डिटेक्ट SO2 गैस। भैया SO2 गैस को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे बताइए। सिंपल सी बात है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको पास करा दीजिए, हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन, हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उस दौरान जो भी कलर चेंज होगा गैस डिटेक्ट हो जाएगी। अब केमिस्ट्री में दो बड़े पॉपुलर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे होते हैं, एक तो KMnO4 का सॉल्यूशन और एक K2Cr2O7 का सॉल्यूशन। K2Cr दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो होता है, जैसे ही उसे पानी में डिसॉल्व करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इस गैस को उससे पास कर देंगे, पास करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वहां पर होगा न्यूट्रलाइजेशन, SO2 गैस क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी कलर KMnO4 का। किस प्रकार, कुछ ऐसे। यहां पर आप रिएक्शन लिखेंगे MnO4 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव प्लस दैट इज H2O, क्लियर है, प्लस 4H2। ये आपने KMnO4 को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, क्लियर है। अब उससे आप पास कराएंगे SO2 गैस। आपने बच्चों SO2 गैस को पास करा दिया, SO2 गैस को पास करा दिया। अब जैसे ही SO2 गैस को KMnO4 सॉल्यूशन से पास करते हैं, KMnO4 का कलर होता है दैट इज पिंक पर्पल कलर होता है, और SO2 गैस का ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि ये KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देती है। यानी कि जैसे ही आप इससे पास करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Mn2 पॉजिटिव में, प्लस 5 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस प्लस 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस। क्लियर। ये पूरी रिएक्शन आपने लिख देनी है और आप कहेंगे कि जैसे ही SO2 गैस को एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन से पास करते हैं, उसका जो कलर होता है वो पिंक पर्पल से सीधा कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इस प्रकार SO2 गैस को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है। SO2 गैस को डिटेक्ट करने का दूसरा भी एक टेस्ट होता है। K2Cr2O7 का सॉल्यूशन लीजिएगा,
पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करिएगा या एसिड के अंदर उसको डिसॉल्व करिएगा। अब K2Cr2O7 का जो कलर होता है, क्लियर, जो उसका इंडिविजुअल कलर होता है ऑरेंज रेड, अब जैसे ही आप उससे SO2 गैस को पास करेंगे कलर हो जाएगा ग्रीन। अगर कलर ऑरेंज रेड से ग्रीन कलर हो जाता है तो समझ जाओ SO2 गैस प्रेजेंट है। तो यहां पर KMnO4 और वाटर हमने लिखा हुआ है, आप Cr2O7 -2 प्लस H पॉजिटिव या H2O भी आप लिख सकते हैं। जो कलर होगा K2Cr2O7 का जो कलर होता है ऑरेंज रेड से ग्रीन कलर हो जाता है। KMnO4 में जो कलर होता है वो पिंक पर्पल से कलरलेस हो जाता है। अगर किसी गैस को KMnO4 सॉल्यूशन से पास करने पर पिंक पर्पल से कलरलेस हो जाता है तो समझ जाओ SO2 गैस उसके अंदर प्रेजेंट है। इस प्रकार SO2 के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे हमने आपको यहां पर अच्छे से कवर अप करा दिए। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन ग्रुप 16 के आपको पढ़ाए हैं, ग्रुप 16 के आपको पढ़ाए हैं। अदरवाइज हमेशा हर लेक्चर में ग्रुप 15 से शुरुआत करते थे और रिवीजन के तौर पर ग्रुप 16 के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाते थे। आज क्या किया, आज पहले ग्रुप 16 को कवर अप कराया गया, राइट। अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बारी है कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन और ग्रुप 15 के कंपाउंड्स, ग्रुप 15 एलिमेंट के कंपाउंड्स। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले ऑक्सीजन के कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ और फिर फॉस्फोरस के साथ, और जैसे फॉस्फोरस के साथ होते हैं वैसे ही कंपाउंड आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के साथ होते हैं। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके मल्टीपल टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। इसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, क्लियर है। फिर डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, क्लियर है। और लास्ट में बनता है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स, विभिन्न तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। इनसे बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में रह गए हैं। पहला क्वेश्चन है NO की अगर हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है। और ये है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई ये दो गैस नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों की दोनों गैसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं गैसेस स्टेट में। कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दोनों गैसेस पैरामैग्नेटिक होती हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों होती है? सिंपल सा रीजन होता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 7, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अब भैया ये हो गया एक ओड नंबर वाला, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। और जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होते हैं, कभी भी अगर वो एटम्स कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन का सम एक ओड नंबर आता है तो इनके कॉम्बिनेशन के दौरान ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएं। एक या एक से अधिक जब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और हम जानते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। इस प्रकार NO एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, NO एक पैरामैग्नेटिक गैस होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आकर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 23। ये भी एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी में कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएं जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, इसीलिए यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से NO2 गैस भी आपकी पैरामैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। यहां पर कई बार दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई NO2 गैस और NO गैस डाइमर क्यों बनाते हैं?
ये दोनों मिलके, इनके दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं? भैया ये भी डाइमर इसलिए बना लेती है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं होते, तो एक NO2 दूसरे NO2 के साथ मिलके पेयर्ड अप हो जाता है और बना लेता है N2O4, बना लेता है डाइमर या बना लेता है N2O4, राइट। इसी प्रकार NO गैस में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक NO गैस का मॉलिक्यूल दूसरे NO गैस के मॉलिक्यूल के पास जाता है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप करते हैं और डाइमर बना लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां यह भी पूछा जा सकता है, NO गैस एंड NO2 गैस डाइमराइज क्यों होते हैं? डाइमराइज क्यों होते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ के साथ अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन N2O5 को लेकर बनता है। N2O5 बच्चों केमिस्ट्री के अंदर एक इतना बढ़िया और इतना ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल होता है। ये इतना बढ़िया एग्जाम्पल आपका होता है, अलग अलग क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक, डाइमराइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन N2O5 का अगर आप स्ट्रक्चर देख लें, ये N2O5 का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। अब ये जो बच्चों N2O5 का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर से आप दो शब्दों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, और वो दो शब्द हैं कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बच्चों? इस प्रकार क्वेश्चन आता है, बताओ भाई ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोवेलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक एटम पे जो चार्ज बच जाता है जब बाकी सारे एटम मॉलिक्यूल में से आयंस की फॉर्म में निकाल दिए जाएं। N2O5 में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सारे ऑक्सीजन को आयंस की फॉर्म में बाहर निकाल दो। अब नाइट्रोजन पे फाइनली जो चार्ज बचेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। यहां पर 2x + 5 × -2 = 0, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। लेकिन कोवेलेंसी का मतलब दूसरा होता है। इसी मॉलिक्यूल में अब कोवेलेंसी चेक करिए। कोवेलेंसी का मतलब है दैट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। यहां पर आप कोवेलेंट बॉन्ड चेक करिए, 1 2 3 4, आपके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। नाइट्रोजन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये मॉलिक्यूल एक इतना बेहतरीन मॉलिक्यूल आपके पास हो गया जो आपको कारगर साबित होगा डिफरेंस बताने के लिए कोवेलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो N2O5 में कोवेलेंसी तो 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 5 है। प्यारे बच्चों, साथ के साथ अब कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद फास्फोरस। फास्फोरस की अगर बात करते हैं, यहां पर इसको अलग से सीखिए, यह अलग क्वेश्चन है। फास्फोरस की ग्रेट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति। फास्फोरस हैज ए ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एकदम भक्के कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, बनाएगा P4O6। और अगर 5 मोल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है P4O10। P4O10 इसे कहते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, क्योंकि यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्योंकि यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। इनके बारे में बड़ी अच्छी खासियत सी ये होती है कि ये बड़े अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, दे आर वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। कौन? फास्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड।
एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर ये अपना डिहाइड्रेटिंग एक्शन शो करता है। अगर अल्कोहल पर CH3 CH2OH, अगर यहां पर P4O10 डाल दिया जाए, जिसको हम P2O5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या P4O10, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें हैं। यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बढ़िया करके बस इतनी बातें ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में याद रखनी है। दो तरह के ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड, और काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी को रिमूव करते हैं। इस प्रकार जो कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स। आशा करता हूं पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको इसमें कराए और बिल्कुल बेहतरीन करके आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।